अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली चैप्टर नंबर 33 ज़ूलॉजी फ्रॉम मिलर एंड हार्ले। चैप्टर का टाइटल है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। हम इसके ज़रा पहले बैकग्राउंड पे बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी है क्या। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन ऑल ऑफ द कम्प्लेक्सिटी अराइजेस फ्रॉम सिंगल एग सेल। यानी देखें ना, एक एडल्ट जो है वो कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, कितने डिफरेंट टाइप के आर्गन्स होते हैं, आर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा होता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्या ये सिर्फ एक सिंगल एग जो है उसमें कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, यानी वो का फर्दर कम्प्लेक्स हो जाता है? इस बात को देखने के लिए ना डिफरेंट थ्योरीज़ पेश की गई थी। फिर उन थ्योरीज़ को साबित करने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। पहली थ्योरी हमारे पास थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। सेकंड है एपिजेनेसिस। अब हम इन थ्योरीज़ को ना ज़रा सा ब्रीफली देख लेते हैं। प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि जो एग है ना, उसमें जो कह लें एक अडल्ट जो बनना है ना, वो मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी कह लें छोटी छोटी उसकी आंखें होती हैं, बिल्कुल जैसे माइन्यूट से साइज़ का जो इंडिविजुअल होता है ना, वो एग के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता उसकी ग्रोथ होती है तो वो बड़ा इंडिविजुअल जो है, वो अडल्ट जो है वो बन जाता है। प्री फॉर्मेशन यानी पहले से बना हुआ। एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस इसके टोटली उल्ट है। एपिजेनेसिस कहती है कि एग में जो है ना वो मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो मटेरियल इकट्ठा हो के क्या बनाता है, अडल्ट बना देता है, ठीक है। जैसे एक इमारत बनानी होती है, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह एग में भी मटेरियल सारा प्रेजेंट होता है, जो डिफरेंट वेज में इकट्ठा होके क्या बना देता है, हमारे पास क्या आ जाता है, एक फुल्ली अडल्ट जो इंडिविजुअल है वो बन जाता है। टू टाइप्स की थ्योरी हैं। अब इन थ्योरीज़ को ना जो देखने के लिए कि कौन सी ट्रू है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहला एक साइंटिस्ट था रॉक्स, 1888 में उसने क्या किया, 2 सेल स्टेज पे ना एम्फीबियन एम्ब्रियो लिया एट 2 सेल स्टेज। एक सेल को उसने किल कर दिया, हॉट नीडल दे के ना एक सेल को किल कर दिया। अब जो दूसरा सेल था ना, वो आधा एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो इसने किस चीज़ को सपोर्ट किया? प्री फॉर्मेशन को। कि प्री फॉर्मेशन के मुताबिक यही था ना कि मिनिएचर प्रेजेंट होता है। अब उसने जब आधा सेल काट दिया तो आधा मिनिएचर कट गया और बाकी आधा डेवलप हो गया। तो इसके पास भी ना हाफ एम्ब्रियो बना, जिसको इसने क्या कहा, हेमी एम्ब्रियो। रॉक्स के मुताबिक जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी ना वो करेक्ट थी, लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। एक और साइंटिस्ट था ड्राइस्ट। अब उसने क्या किया, उसने भी सेम अकाइनोडर्म एम्ब्रियो लिया 2 सेल स्टेज पे, लेकिन उसने किल करने के बजाय क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। और दोनों जो हैं वो डेवलप हो गए कंप्लीट इंडिविजुअल में। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रॉक्स की दफ़ा तो एक जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था और दूसरे ने हाफ एम्ब्रियो बनाया था, कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे हाफ सेल ने क्या किया है, कंप्लीट इंडिविजुअल बनाया है। तो ये किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है? एपिजेनेसिस को। अब जो करेक्ट है वो एपिजेनेसिस है, ठीक है। तो फिर रॉक्स का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ? उसने प्री फॉर्मेशन को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि उसने सेल को किल किया हॉट नीडल से। तो किलिंग से क्या हुआ कि दूसरे सेल पे इफ़ेक्ट हुआ, जबकि यहाँ पे सिंपल सेपरेशन है, तो इस वजह से दोनों सेल्स जो हैं वो ज़िंदा रहे। अब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन आ गई। एम्ब्रियोलॉजी है क्या? फर्टिलाइज एग से जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तब से लेकर जब तक तमाम आर्गन सिस्टम्स नहीं बन जाते, तब तक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल मेजर आर्गन सिस्टम्स। जब तक सारे मेजर आर्गन सिस्टम नहीं बन जाते, तब तक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद फर्दर कौन सी स्टडी स्टार्ट हो जाती है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? स्पर्म और एग का यूनियन, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म ने क्या करना होता है, उसने एग के जो जेल कोट होता है ना, उसमें पेनिट्रेट करना होता है।
तभी फर्टिलाइजेशन होगी। पहला स्टेप क्या हुआ, स्पर्म ने पेनिट्रेट करना होता है जेल कोट ऑफ एग में। वो जेल कोट बना किससे होता है, या तो सिर्फ प्रोटीन हो सकती है या फिर पॉलीसेक्राइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला स्टेप क्या था, स्पर्म ने पेनिट्रेट करना है जेल कोटिंग ऑफ एग में। अच्छा, अब वो कैसे पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि जेल कोट तो बड़ा टफ है, प्रोटीन से बना हुआ है, पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है। तो जी क्या होगा कि इसके लिए स्पर्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसन। अब स्पर्म लाइसन कहाँ पे होगा, या तो जी ये होगा स्पर्म के हेड में। स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको याद है ना, हेड, मिड पीस एंड टेल। सो स्पर्म लाइसन कहाँ पे है, हेड में। या तो होगा वो ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल स्पर्म का स्ट्रक्चर है ना, ये पीछे उसका मिड पीस है और ये टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एंजाइम प्रेजेंट होगा एक्रोसोम में। अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, स्पर्म के हेड को हम एक्रोसोम कहते हैं, अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो फिर कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, जो इंटीरियर टिप है ना स्पर्म की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो स्पर्म लाइसन कैन बी प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस इन द स्पर्म। या तो वो एक्रोसोम में डायरेक्टली प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना स्पर्म की इंटीरियर टिप की, वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही ये स्पर्म जो है ये एग के नज़दीक आया तो एक्रोसोम ने एंजाइम रिलीज़ कर दिया। एंजाइम ने क्या किया, इतना सा पोर्शन डिज़ोल्व कर दिया एग का, ठीक है, और जो स्पर्म है वो अंदर एंटर हो गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लाइजन रिलीज़ हुआ ना, ये जो एक्रोसोम होगा स्पर्म का हेड, ये रीऑर्गेनाइज हो जाएगा एक्रोसोमल प्रोसेसिस में, ठीक है। और क्या होगा, एक्रोसोमल प्रोसेसिस में जब वो चेंज हो जाएगा तो साथ ही क्या होगा कि एग बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं एक्रोसोमल प्रोसेसिस पे। उन एग बाइंडिंग प्रोटीन्स का क्या काम होगा कि वो बाइंड कर देंगी स्पर्म को विटालाइन लेयर के साथ, जो कि एग मेम्ब्रेन की सबसे आउटसाइड लेयर है। उसके बाद क्या होगा, एग और एक्रोसोमल प्रोसेसिस जो हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है स्पर्म के सारे पार्ट एग के अंदर जाएं या ना जाएं, ये डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे। सो इन प्रोसेसेस को रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्म ने पेनिट्रेट करना है जेल कोट ऑफ एग में। पेनिट्रेट वो कैसे करेगा, स्पर्म लाइजन एंजाइम रिलीज़ करेगा। लाइजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है या फिर इंटीरियर टिप ऑफ स्पर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये हुआ कि जब लाइजन रिलीज़ हो गया तो एक्रोसोम जो है वो चेंज हो गया एक्रोसोमल प्रोसेसिस में। एक्रोसोमल प्रोसेसिस पे होती हैं एग बाइंडिंग प्रोटीन्स। अच्छा, एग बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या करना होता है, उन्होंने जो एक्रोसोम है ना उसको अटैच करना है स्पर्म को विटालाइन लेयर के साथ, जो कि एग मेम्ब्रेन की सबसे आउटसाइड लेयर है। उसके बाद क्या होता है, एग मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल प्रोसेसेस जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और बाकी पार्ट्स जो हैं एग के वो अंदर जाते हैं, एग के स्पर्म के वो एग के अंदर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, जो कि किस पे डिपेंड करता है, स्पीशीज़ पे। अब फ्यूजन तो हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एग एक्टिवेशन। एग एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है और ये होता कब है एग एक्टिवेशन के लिए इंडिकेशन है कि जैसे ही स्पर्म के जो एक्रोसोमल प्रोसेसेस हैं और जो एग मेम्ब्रेन है, जैसे ही वो फ्यूज़ होते हैं तो ये इंडिकेशन होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एग एक्टिवेशन। एग एक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है, ये बायोकेमिकल सीरीज़ है, ठीक है, चेंजेस की। इसमें क्या होगा, ये इंश्योर करेंगी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है, और एग डेवलपमेंट फर्दर जो है वो स्टार्ट हो जाए। सो एग एक्टिवेशन से क्या मुराद है कि ये चेंजेस हैं, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, और इन चेंजेस का क्या मकसद होता है कि इंश्योर करें फर्टिलाइजेशन की कंप्लीशन को और इनिशिएट करें एग डेवलपमेंट को। सबसे पहले इसमें जो इवेंट्स हैं वो है मेम्ब्रेन एंड कॉर्टिकल इवेंट्स। मेम्ब्रेन एंड कॉर्टिकल इवेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले चेंज कहाँ पे आएगा, जाइगोट में। जाइगोट क्या है, बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट में चेंज किस जगह पे आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स बेसिकली जो है ये आउटर रीजन है सेल साइटोप्लाज्म का। अब ये जो अर्ली चेंजेस है ना, ये सपोर्ट करेंगी कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ सिंगल स्पर्म की हो, यानी देखें ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज़ होते हैं सिंगल एजैकुलेशन में, ठीक है,
और सारे स्पर्म्स जो हैं वो फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते एग को, सिर्फ एक सक्सेसफुल स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज़ करता है एग को। ये जो सारी चेंजेस हैं ना, अर्ली चेंजेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉर्टेक्स में हो रही हैं, इन चेंजेस का मकसद क्या होता है? इन चेंजेस का मकसद ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म एग में एंटर हो। मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा, जेनेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा वो नॉन वायबल होगा। ठीक है, अब क्या होता है, स्पर्म अटैच हो गया एग मेम्ब्रेन के साथ, तो जो एग मेम्ब्रेन के माइक्रोवेलाई है ना, वो स्पर्म को ऐसे कवर कर लेते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एग मेम्ब्रेन के, ठीक है, एग साइटोप्लाज्म के, सॉरी, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एग साइटोप्लाज्म के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पर्म को एग में खींच लेते हैं। और ये कितने टाइम में होता है? विदिन मिली सेकेंड्स। और इसके फ़ौरन बाद क्या होता है, जब पेनिट्रेशन हो गई, इसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना आयोनिक चेंजेस आ जाती हैं और वो चेंजेस जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसा बना देती हैं कि वो रिस्पॉन्स ही ना करे किसी और स्पर्म को। इसके साथ साथ वो क्या करती हैं कि एक एग के गिरना प्रोटेक्टिव एनवेलप बना देती हैं। स्पर्म एग के अंदर चला गया और एक बाहर प्रोटेक्टिव एनवेलप बन गई। उस एनवेलप को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बेसिकली होती कैसी है? ये विटालाइन लेयर है ना, तो यहाँ इनके दरमियान में बनेगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये होगा कॉर्टेक्स। ये बेसिकली ग्रेन्यूल्स होते हैं इस तरह के ना, ठीक है। अब ग्रेन्यूल्स जो हैं ये कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्टेक्स, ग्रेन्यूल्स इन द कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं ये एंजाइम रिलीज़ करेंगे, जो बेसिकली क्या करेगा कि विटालाइन लेयर का कनेक्शन ख़त्म कर देगा, लूज़ कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, ये अलाउ करेंगे वाटर को कि वो एंटर हो जाए विटालाइन लेयर में, और विटालाइन लेयर जो है उसको मजबूर कर दे कि वो एग को छोड़ दे, यानी उसके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाए, उसका कनेक्शन लूज़ कर दे। अच्छा, अब जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की प्रोटीन्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं और वो विटालाइन लेयर को ना, यानी कह लें कि उसको स्ट्रेंथन करती हैं। जब वो सेपरेट हो जाती है ना तो उसको स्ट्रेंथन करती हैं, और इसमें सारा टाइम कितना लगता है? 1 to 2 मिनट्स। मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल इवेंट्स में सबसे पहले क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉर्टेक्स में चेंज आता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं कि विटालाइन लेयर जो है उसका कनेक्शन लूज़ करने की कोशिश करते हैं एग मेम्ब्रेन से, ठीक है। और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की प्रोटीन्स हैं वो थिक हो जाती हैं और वो स्ट्रेंथन करती हैं विटालाइन लेयर को। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो कहाँ पे होती हैं? एग कॉर्टेक्स में। क्या होता है, पहला जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट होता है तो कॉर्टिकल लेयर थिक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो एग साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, दो तरह की, रोटेशनल एंड स्लाइडिंग मूवमेंट्स। और इन मूवमेंट्स के रिजल्ट में एम्फीबियन में क्या बनता है? ग्रे क्रीसेंट, जो बेसिकली स्पर्म पेनिट्रेशन के अपोजिट रीजन में बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मेटाबॉलिक एंड न्यूक्लियर इवेंट्स। अभी हमने मेम्ब्रेन एंड कॉर्टिकल इवेंट्स पढ़े थे ना, अब हमने पढ़ना है मेटाबॉलिक एंड न्यूक्लियर इवेंट्स। अच्छा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद क्या होता है कि जाइगोट को प्रिपेयर किया जाता है डिविजन्स के लिए, माइटोसिस के लिए। आयोनिक चेंजेस जो हैं वो क्या करती हैं? पीएच को ज़्यादा कर देती हैं, और पीएच ज़्यादा होती है तो ये इनिशिएट कर देती है चेंज को जाइगोट फिजियोलॉजी में। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। मैसेंजर आरएनए जो है ना वो जाइगोट से भी बनता है, लेकिन यहाँ पे एक ना टर्म है मैटरनल डोमिनेंस। इसका मतलब होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है ना, आल्दो के जाइगोट पे वो बना रहा है, लेकिन प्रोटीन्स किससे बनेगी? उस मैसेंजर आरएनए से जो कि मदर का होगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटरनल डोमिनेंस। इसके बाद एक और लास्ट में हमारे पास हैं कि दो तरह के रीजन्स बन जाते हैं एग में, एक एनिमल पोल है और एक वेजिटल पोल है। एनिमल पोल बेसिकली वहाँ पे यॉक कम होती है, जबकि वेजिटल पोल में यॉक ज़्यादा होती है। एनिमल पोल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है और राइबोसोम ज़्यादा हैं, जबकि वेजिटल पोल में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स कम हैं। ये था हमारा पार्ट 1। इंशाल्लाह इसके साथ ही हम पार्ट 2 में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।